आज बात की जाती है, आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या था, वो मैंने बताया था लास्ट टर्म पे कि लास्ट टर्म पे तो मैंने आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था। तो आज के लिए मैंने कहा था कि बेटा आज मैं आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाऊंगा कि विदाउट लेजर हम कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, विदाउट लेजर कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इसके लिए बच्चों आपको 4-5 चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है और ये ट्रायल बैलेंस आसानी से बन जाएगा बिना किसी लेजर के। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने पढ़ा कि जनरल हम कैसे बनाते हैं ट्रांजैक्शन से। तो बच्चों जनरल से हम लेजर कैसे बनाते हैं, जनरल से कैसे लेजर में पोस्टिंग होती है, हमने ये सिखाया। अब जब आपने जनरल से लेजर में भी पोस्टिंग कर ली तो लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, हमने वो भी आपको सिखा दिया कि लेजर से जरूर का इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब बच्चों आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, अब हम सीखेंगे कि डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे बच्चों हम सीखेंगे कि हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज क्रिएट एक्सरसाइज 31। आइए देखते हैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। अच्छा दिखाई तो दे रहेगा सबको, कोई ऐसा तो नहीं कि विजिबल नहीं हुआ है, विजिबल तो है ना सबको। चलिए जब बच्चों बात की जाती है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस की तो फॉर्मेट तो सबको पता ही है कैसे बनता है। ट्रायल बैलेंस यही 4 कॉलम बनता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले कॉलम में क्या लिखते हैं? नेम ऑफ अकाउंट। क्या लिखते हैं? नेम ऑफ अकाउंट। दूसरे में बेटा एनएफ, थर्ड में अमाउंट, ये डेबिट का होता है, और फोर्थ में अमाउंट ये क्रेडिट साइड का होता है। इतनी चीजें आपको मैंने बताई जो कि आपने लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना जब सीखा था तो वहां पे भी आपने सिर्फ इतनी चीजें सीखी थी जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। चलिए अब बच्चों बात की जाती है किसी से डायरेक्टली कैसे बनाते हैं बिना किसी लेजर के। तो बेटा आपको जो 3-4 चीजें लिखा उसको ध्यान में रखना। पहली चीज एसेट। क्या लिखा है? ये एसेट लिखा है। तो पहली चीज बच्चों एसेट। एसेट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीजें एसेट में आती हैं। तो इसका सिंपल सी लॉजिक है, जितनी भी चीज हमारी आंखों से दिखाई देती हैं, आदमियों को छोड़ के, इंस्टीट्यूशन का नेम छोड़ के, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है और जो इंस्टीट्यूशन नेम है बेटा ये आपके पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। जितनी भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है इन सभी को छोड़ के वो सभी क्या है? असेट्स होती है। वो सब की सब असेट्स। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश दिखाई देता है ना, पैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर, मोबाइल, चॉक डस्टर, चॉक होल्डर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। तो जितनी भी चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देती हैं, बिजनेस में जितनी भी चीजें विजिबल होती हैं वो सभी क्या होती हैं? एसेट्स। तो बच्चों जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए तो उसमें सभी आइटम दिए होंगे। आपको एक एक आइटम को पहचानना है कि कौन से आइटम असेट्स हैं, कौन से आइटम एक्सपेंस हैं, कौन से आइटम इनकम है, कौन से आइटम लायबिलिटी है, कौन सा आइटम कैपिटल है। अगर बेटा आपने इतना पहचान लिया कि हाँ सपोज दैट लिखा है कैश, कैश कौन सा आइटम होता है? कैश तो दिखाई देता है, ये हमारी असेट्स हुई। तो आपको क्या लिखना है? यहाँ लिखना है कैश और उसके साथ में जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कहाँ डालेंगे? डेबिट में। तो डेबिट में देखो क्या क्या चीजें आती हैं। डेबिट में जितनी भी असेट्स होंगी, जितनी भी क्या
एसेट्स होंगी वो सभी कहाँ आएंगी, डेबिट साइड में। और बेटा डेबिट में क्या आता है, बेटा जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सभी कहाँ आएंगे, तो वो सभी के सब डेबिट साइड में आएंगे। तो बेटा जब डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें दो चीजें डेबिट में आती हैं, कौन कौन सी, एक तो सर जितनी भी एसेट्स होंगी वो सब डेबिट में आ जाएंगी, दूसरा सर जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे वो सभी डेबिट में आ जाएंगे। आइए अब बात की जाती है कि सर इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, तो क्या क्रेडिट साइड में सबसे पहली चीज आएगी कैपिटल, क्या आएगी, कैपिटल। बेटा कैपिटल जिस पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, when we start any business, that initial amount is called a capital. जिस भी अमाउंट से हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, that amount is called a capital. तो बच्चों अगर कैपिटल लिखा होगा तो कैपिटल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। डेबिट साइड में सिर्फ दो चीजें, पहला असेट, दूसरा एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में पहला कैपिटल, कैपिटल के बाद एसेट्स का अपोजिट होता है लायबिलिटी, क्या होती है, लायबिलिटी। कैपिटल हो गया, लायबिलिटी हो गई, और एक्सपेंस का अपोजिट इनकम। बस बच्चों आपको इतनी सी चीज दिमाग में रखनी है और आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। और इसका जब टोटल होगा तो टोटल इक्वल आ जाएगा। कौन कौन सी चीज माइंड में रखनी है कि इसके डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, असेट्स आएगी, एक्सपेंसेस आएगा। और क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो बच्चों पहला आएगा कैपिटल, दूसरा आएगा लायबिलिटी, और थर्ड वन आएगा इनकम, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनकम और एक्सपेंस को पहचानने में, कई बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि सर इसे क्या माने, इनकम माने कि एक्सपेंस माने। सपोज दैट आपके सामने सिर्फ एक वर्ड लिखा है सैलरी, सैलरी लिखा है, वेजेस लिखा है। सैलरी का मतलब होता है बच्चों वेतन। जब हम कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं तो हमें जो वेतन मिलती है उसे कहते हैं सैलरी, और वेजेस होता है मजदूरी। अब सिर्फ अगर इतना लिखा है कि सैलरी वेजेस दिया है तो हम इसे क्या मानेंगे, एक्सपेंस मानेंगे या इनकम मानेंगे। बेटा जब भी वर्ड सिर्फ ऐसे लिखा हो, सिंपली सैलरी लिखा है, वेजेस लिखा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखा है, कुछ भी लिखा है, सिंपली एक्सपेंस की नेचर, तो ये हमेशा एक्सपेंस की नेचर का होता है। मीन्स अगर सिर्फ सैलरी लिखा है या वेजेस लिखा है तो हम हमेशा इसे क्या मानेंगे, ये एक्सपेंस होगा। क्या होगा, एक्सपेंस। तो ये कहाँ जाएगा, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। जब तक किसी भी नॉमिनल अकाउंट के सामने रिसीव्ड ना लिख देगा, रिसीव्ड, जिस सैलरी रिसीव्ड, वेजेस रिसीव्ड, जब तक नॉमिनल अकाउंट के सामने रिसीव्ड ना लिख दे बच्चों, तब तक ये क्या होता है, एक्सपेंस होता है। जैसे ही क्या लिख देगा, रिसीव्ड, तो बेटा रिसीव्ड मतलब क्या होगा, रिसीव्ड मतलब मिलना होता है। रिसीव्ड मतलब मिलना, मतलब हमको सैलरी मिली, हमको वेजेस मिला, तो बेटा जब मिलेगा तो ये इनकम हो जाएगी। और इसको कहाँ लिखेंगे, बाई साइड में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सबको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो ना, अगर कोई डाउट नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। anyone have any problem? तो बच्चों डेबिट में क्या क्या आता है, एसेट्स और एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, तो कैपिटल आएगा, लायबिलिटी आएगी, प्लस आपकी इनकम आएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, तो हम बता रहे थे कि व्हाट वी पे इन फ्यूचर। एक मिनट यार, हाँ ठीक है।
व्हाट वी पे इन फ्यूचर, हमें जो फ्यूचर में देना होता है दैट इज कॉल्ड अ लायबिलिटी। जैसा कि बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, पेएबल का मतलब देखो, पे का मतलब होता है दे दिया, लेकिन पेएबल का मतलब है देना बाकी है। तो बिल्स पेएबल, बिल एक ऐसा बिल था जो अभी देना बाकी है, हम फ्यूचर में देंगे, वो क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी हो गई। मतलब जो भी चीज आपको आज तो आपके पास है, लेकिन आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी होती है। व्हाट वी पे इन फ्यूचर, जैसा कि बैंक लोन। बेटा अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आज नहीं तो कल आपको देना है कि नहीं है। तो बैंक लोन या कोई भी लोन जो होता है वो लायबिलिटी होती है। थर्ड वन, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हमें पैसा देना होता है, जो हमसे पैसा लेगा, मतलब हम जिसको पैसा देंगे, तो हमें पैसा देना है ना, तो हम देंगे, जिससे हमने उधार सामान लिया था हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, तो वो आदमी क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो हमको पैसा देना है आज नहीं तो कल, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगी, लायबिलिटी। तो बेटा यहीं पे डेटर लिखा होता है, डेटर, डेबिटर या डेटर बोलते हैं, DEBTOR, डेटर। तो डेटर क्या होती है बेटा, डेटर असेट्स होती है, क्योंकि हमें पैसा लेना होता है। तो क्रेडिटर कौन होता है, लेने वाला, मतलब हमको देना है, तो ये लायबिलिटी हो गई। और डेटर कौन हुआ, डेटर मतलब देने वाला, तो वो एसेट्स हो जाती है, क्योंकि हमको उससे पैसा मिलेगा। इसके बाद बेटा बिल्स पेबल हो गया, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब भी बैंक में हम एक्सेस अमाउंट निकाल लेते हैं तो वो भी अमाउंट हमको देना होता है, उससे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बच्चों, ऐसे एक्सपेंसेस जो देना बाकी होता है हम उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। कुछ एक्सपेंसेस जो देना बाकी होते हैं उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो भी चीज फ्यूचर में देना है, what we pay in future, that all thing is a liability. Any problem to anyone? समझ में आया, बिल्स पेबल लिखा हुआ तो लायबिलिटी, बैंक लोन लिखा हुआ लायबिलिटी, या कोई भी लोन लिखा हुआ तो लायबिलिटी, क्रेडिटर लिखा होगा लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा होगा लायबिलिटी। कैपिटल तो क्रेडिट साइड में आती ही है, कैपिटल लायबिलिटी होती है। समझ में आया या अभी नहीं, इनमें कोई डाउट हो तो पूछो। बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो, तब आगे बढ़े। तो बेटा इसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन लिखा है कैश इन हैंड। क्या लिखा है, कैश इन हैंड। तो बच्चों एक बात ये बताओ, जो कैश इन हैंड होता है, कैश हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? तो कैश तो हमको सर दिखाई देता है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या होगी, एसेट्स। तो आपको लिखना क्या है, कैश इन हैंड अकाउंट, कैश इन हैंड अकाउंट। कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट साइड में लिखते हैं। कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो 4000 बस हो गए। ऐसे ही हमें हर एक चीज को पहचानना है, जो भी एसेट्स होगी डेबिट में, जो भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट में, कैपिटल क्रेडिट में, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड। और लिखते चले जाएंगे, लास्ट में टैली होगा, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। बेटा जो इसका सेकंड ट्रांजैक्शन है तो लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। इसका बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से बचा होता है, एज अ असेट्स होता है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक बेटा हमेशा डेबिट होगा। कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। हाउ मच, 20,000।
कि बचा हुआ स्टॉक होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद परचेज लिखा है, क्या लिखा है? परचेज। ये मैंने आपको जर्नल एंट्री में ही बताया था कि परचेज हमेशा डेबिट होता है और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज हमेशा डेबिट और सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड। ये जब मैंने आपको जनरल एंट्री पढ़ाया था तो वहीं पे बताया था। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। मतलब परचेज का अपोजिट परचेज रिटर्न और सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न। आइए, तो इसमें थर्ड पॉइंट है परचेज। बेटा परचेज डेबिट होता है तो परचेज हमेशा डेबिट में लिखेंगे। और उसके बाद लिखा परचेज रिटर्न, तो परचेज के अपोजिट जाएगा परचेज रिटर्न। यहां पर मैंने लिख दिया परचेज रिटर्न कितना 2000, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिखा है सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में होती है। सेल्स हाउ मच 1,20,000 और सेल्स का अपोजिट जो होगा वो सेल्स रिटर्न होगा। सेल्स रिटर्न कितना है 5,000। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद देखो साफ साफ लिखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, और सभी एक्सपेंस कहाँ पे आते हैं? डेबिट साइड में। तो बेटा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में लिख दो, कितना है 1800। उसके बाद दो डिस्काउंट दिए हैं, एक डिस्काउंट अलाउड है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो मैंने आपको पहले बताया था जिससे भी आगे रिसीव्ड लिखा होगा वो इनकम हो जाएगी, और इनकम हमेशा कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। और अलाउड का मतलब हमने दिया, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट साइड में। तो बच्चों जो डिस्काउंट अलाउड है वो डेबिट में लिखेंगे 600, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है बेटा उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे 15। 600 और 1500। फिर बेटा इसका मशीनरी, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेस है कम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग उसके सामने लिख लीजिए कि ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है। उसके बाद आप इस कॉलम में डाल दीजिएगा अमाउंट। इस कॉलम में अमाउंट डालने के बाद जब दोनों कॉलम को जोड़ोगे ना, दोनों कॉलम को जोड़ोगे तो वो इक्वल हो जाएगा, और जब इक्वल हो जाएगा तो मतलब आपका ट्रायल बैलेंस एकदम सही बन गया है। तो आगे के जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ आप उनके सामने लिख लीजिए कि ये एसेट्स है क्या लायबिलिटी है। जैसा कि क्या है मशीन, मशीन क्या होती है? एसेट्स होती है ना, तो मशीन एसेट्स होती है, यहाँ लिखेंगे मशीन, अमाउंट लिख देंगे डेबिट में। मशीन क्या होती है? एसेट। दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग, सभी को पता है एसेट्स होती है। तीसरा बेटा डेटर, अभी मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर समझाया ना। डेटर का मतलब एसेट, क्रेडिटर का मतलब लायबिलिटी। डेटर देने वाला होता है और क्रेडिटर लेने वाला होता है। आगे आइए बच्चों, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। अभी मैंने आपको समझाया बिल पेबल क्या होता है, तो बच्चों बिल पेबल लायबिलिटी होती है। तो बिल रिसीवेबल क्या होगा? तो सर बिल रिसीवेबल एसेट्स हो जाएगा। बिल पेबल लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल असेट। इसका बच्चों कैपिटल आपको पता ही है, कैपिटल कहाँ लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं क्रेडिट साइड में। कैपिटल के नीचे देखिए आई है ड्राइंग। कैपिटल लिखते हैं एसेट साइड, वो लायबिलिटी साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, और ड्राइंग को लिखेंगे एसेट साइड में। ड्राइंग के सामने लिख लीजिए एसेट। ड्राइंग कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में। हमेशा ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। इसका बेटा रेंट लिखा हुआ है, जो रेंट होता है वो आपका एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। सैलरी आपको पता ही है डेबिट। लोन देखो लिखा है लोन, लोन के आगे क्रेडिट लिखा होगा तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि अभी आपको बताया कि लोन लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड में। इसका बच्चों है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लायबिलिटी होती है और इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे जो ब्याज हम देंगे ना, देंगे लोन के ब्याज हम देंगे, हमें देना है ब्याज, तो जब देना है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। लोन पे हम ब्याज देते हैं तो वो एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस, एक्सपेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट में।
और लोन कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि लोन लायबिलिटी होती है और लोन में दिया गया ब्याज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, खर्च होता है। इतनी चीजें लिखने के बाद इसका जब टोटल हो जाएगा तो जब आप दोनों कॉलम्स को जोड़ोगे डेबिट और क्रेडिट साइड को, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और इक्वल आने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस बेटा यही था डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। किसी को कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो मुझसे पूछ लो। फिलहाल आज के लिए इतना ही टॉपिक। थैंक यू फॉर टुडे। अब जिसको जो डाउट है वो आप मुझसे पूछ लीजिए।